Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 3, Atoms and Molecule. तो आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो बेटा, मास हो और जिसका स्पेस हो, दैट इज नोन एज ए मैटर, ठीक है, कि जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है दैट इज नोन एज ए मैटर। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में है, मैटर की फॉर्म में है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है और ये क्या करता है बेटा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये किसकी फॉर्म में है, मैटर की फॉर्म में है। ये व्हाइट बोर्ड है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो किसकी फॉर्म में है, मैटर की फॉर्म में है। तो आपके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं आपने देखी होंगी, उनका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या हैं बेटा, मैटर की फॉर्म में हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एटम्स के बारे में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एटम होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल दूं, आपके पास कोई मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है आपके पास, उसके टुकड़े करते जाइए, पीस करते जाइए, ठीक है। जब आप उसके पीसेस कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस मैटर के, उस सब्सटेंस के पीस नहीं हो पाएंगे, वो कट नहीं हो पाएगा, तो वो फॉर्म क्या होगी हमारे पास बेटा, एटम्स होगी, ठीक है। कि एक हमारे पास कोई सब्सटेंस है या मैटर है, हम उसको कट कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सब्सटेंस, वो मैटर हमारे पास कट नहीं होगा, ठीक है, फर्दर डिविजिबल नहीं होगा, तो वो किसकी फॉर्म में होगा बेटा, एटम की फॉर्म में। तो आप कह सकते हो कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और एटम से ही मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं बेटा, मैटर बनता है। काफ़ी सारे एटम से मिलकर ही हमारे पास क्या बनता है बेटा, मैटर बनता है। तो ये देखो, जैसे मार्कर है हमारे पास, तो ये भी काफ़ी सारे किससे मिलकर बना है बेटा, एटम से मिलकर ही बना है, ठीक है। तो कोई भी जो सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है बेटा, एटम से मिलकर बना है। तो एटम क्या है हमारे पास बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे अगर हम बात करें सेल, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है बेटा, क्या है, स्मॉलेस्ट थिंग्स है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट थिंग्स है वो क्या है, सेल है, और सेल से मिलकर हमारी पूरी की पूरी क्या बनी है, बॉडी बनी है। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसी से मिलकर हमारे पास क्या बना है बेटा, मैटर बना है, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि एटम एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एटम के बारे में। काफ़ी सारे जो इंडियन फिलोसफर हैं या काफ़ी सारे जो ग्रीक फिलोसफर हैं, उन्होंने एटम के बारे में क्या कहा था, वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बेटा इंडियन फिलोसफर की, ठीक है। तो इंडियन फिलोसफर ने 500 BC का जो टाइम था, उस टाइम के दौरान उन्होंने क्या कहा था, सुनो ध्यान से। जो महर्षि कनाद थे हमारे पास, ठीक है, तो महर्षि कनाद जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो परमाणु है, परमाणु क्या होता है, मैंने यहाँ पे परमाणु नाम दिया है। हिंदी में हम एटम को क्या बोलते हैं, परमाणु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको एटम बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसने कहा था कि जो परमाणु होता है हमारे पास बेटा, हम किसी भी पदार्थ को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसके पीसीस कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पीसीस नहीं हो पाएंगे उस पदार्थ के, उस सब्सटेंस के, तो वो क्या होगा हमारे पास बेटा, परमाणु होगा, ठीक है। सेम चीज़ बताई थी जो मैंने आपको अभी बताया डेफिनेशन के अंदर। तो इंडियन फिलोसफर ने ऐसा हमें बताया था कि हमारे पास कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, उसको क्या कर रहे हैं बेटा, कट कर रहे हैं, करते करते जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा वो पदार्थ, वो सब्सटेंस हमारे से कट नहीं होगा, तो वो किसकी फॉर्म में होगा बेटा, परमाणु की फॉर्म में होगा या एटम की फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास, सॉरी इंडियन फिलोसफर थे एक और,
पकुदा काव्याम, ठीक है। पकुदा काव्याम जो थे उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास सभी परमाणु को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, मैटर बनता है। मतलब सभी एटम को आपस में मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, मैटर बनता है। तो सेम चीज़ है, ठीक है, कि किसी सब्सटेंस को अगर हम कट कर रहे हैं तो उसमें से क्या बन रहा है, एटम बन रहा है, और सभी एटम को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, दोबारा मैटर बन जाएगा। तो ऐसा इन्होंने कहा था इंडियन फिलोसफर ने। ये तो था हमारे पास इंडियन फिलोसफर। अब देखो ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक फिलोसफर जो है हमारे पास बेटा, उन्होंने भी सेम कहा था जैसा इंडियन फिलोसफर ने कहा था। ग्रीक जो फिलोसफर हैं सबसे पहले हैं डेमोक्रिटस और ये है यूसिपस, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या हैं, ग्रीक फिलोसफर हैं। इन्होंने क्या कहा था, सेम चीज़, कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उसको कट कर रहे हैं और कट करते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो चीज़ कट नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एटम बोलेंगे। सेम चीज़ कही थी, ठीक है। और ये जो एटम वर्ड है हमारे पास, ये कहाँ से आया, सुनो। एटम जो वर्ड है ये आया है एटोमियो से, ठीक है। और इसका अगर ग्रीक के अंदर देखें तो इसका मीनिंग होता है बेटा इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है वो एटिमो वर्ड से आया है और जिसका ग्रीक में क्या मीनिंग होता है बेटा, इनडिविजिबल, ठीक है, कि जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता, दैट इज नोन एज ए एटम। तो हमने इसके अंदर क्या जाना बेटा, कि हमारे पास एटम क्या होता है। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि मैंने आपको बता दिया एटम क्या होते हैं, ठीक है। एटम से मिलकर ही हमारे पास क्या बनते हैं, मैटर बनता है। और ये भी आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है किसकी, एटम की, ठीक है। तो कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, कंपाउंड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये एलिमेंट कंपाउंड के बारे में आप पढ़ चुके हो कि जब हम, अब देखो ये एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब देखो कि अगर मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मान लो कोई एलिमेंट को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, या किसी कोई कंपाउंड बना रहे हैं और हम एलिमेंट को रिएक्ट करवा रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो चीज़ हम इस लॉ के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अब ये जो लॉ था हमारे पास, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया लेवेशियर एंड जोसेफ एल प्रस्ट के द्वारा, ठीक है। ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं लेवेशियर और जोसेफ एल प्रस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन की और उसी केमिकल रिएक्शन के बेस पे इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। अब ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कितने लॉ होते हैं बेटा, 2 लॉ होते हैं। एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट जो लॉ है वो क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मीनिंग क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, सुनो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट को आपस में मैंने क्या करवाया, रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो दोनों का आपस में मैंने रिएक्ट करवाया। जब मैं दोनों को आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, A प्लस बी, ठीक है। A प्लस बी को रिएक्ट करवा रहा हूँ, मान लो कि ये इससे क्या कंपाउंड बन रहा है, C बन रहा है, ठीक है। तो A का अगर मान लो कि हमारे पास मास जो है, क्योंकि क्या कर रहे हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर रहे हैं। A का मास मान लो कि 1 kg है, B का मास कितना है, 2 kg है, ठीक है। 1 kg प्लस 2 kg, तो इसका मास कितना आना चाहिए, कम से कम कितना आना चाहिए, 3 kg आना चाहिए, क्योंकि 1 kg इसका मास है, 2 kg इसका मास है। दोनों को केमिकल रिएक्शन करवाया, ठीक है, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास हमारा जो मास है वो कितना आना चाहिए, 3 kg आना चाहिए। तो हमारा मास कितना आएगा बेटा, 3 kg ही आएगा। और इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन ए केमिकल
रिएक्शन। याद रख लेना कि मास कभी भी ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं हम बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं हम बेटा, प्रोडक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बड़ी क्लासों के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा, ये रिएक्टेंट होता है और ये क्या होता है, प्रोडक्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी को क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों का मास कितना है, 1 kg और 2 kg कितना है, 3 kg। तो जब रिएक्शन हमारे पास डन हो जाएगी, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन डन हो जाएगी तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा उसका मास भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना इन दोनों का है। इन दोनों का कितना है, 1 + 2 3 kg, इनका मास कितना है 3 kg, तो इधर भी मास कितना आना चाहिए बेटा, 3 kg आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमारे पास यही है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके अंदर आपने ध्यान रख लेना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि जैसे मैंने ए और बी को रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, सी आया, इसका मास अगर 3 kg है तो इसका मास भी कितना आना चाहिए, 3 kg आना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कि मास हमेशा ही क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ना वो इंक्रीज होता है ना वो डिक्रीज होता है, सेम रहता है, चाहे केमिकल रिएक्शन से पहले लगा लो या केमिकल रिएक्शन के बाद लगा लो। इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास वो क्या है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको अनदर वे में कह सकते हैं, एक इसका और नेम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास क्या होंगे, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर है। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन के अंदर है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, ये लॉ क्या कहना चाहता है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पता है कि हमारे पास मैंने आपको बताया था एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो होता है प्योर फॉर्म होती है किसकी, एटम की। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है एटम की, दैट इज नोन एज ए एलिमेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक या दो, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर हमारे पास क्या बनता है बेटा, कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास क्या हो, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आपको पता है, तो ये हमारे पास क्या आता है, H2O। यही होता है ना हमारे पास कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, H2O बनता है। और H2O हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो वाटर हमारे पास बन रहा है, ठीक है, ये जो वाटर हमारे पास बन रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में है, कंपाउंड की फॉर्म में है। 2 एलिमेंट को मिला के हमारे पास क्या बना है, एक नया कंपाउंड बना है जिसका नाम क्या है बेटा, वाटर है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास अगर इसका मास देखें, हाइड्रोजन का मास वैसे कितना होता है, 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का मास होता है बेटा, याद रख लेना, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16। तो 2:16, तो 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 8 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, यही होगा। तो हमारे पास जो वाटर है उसका कितना प्रोपोर्शन आया बेटा, 1:8। ठीक है, तो जो हमारे पास वाटर है उसके अंदर जो एलिमेंट है हमारे पास, उनका प्रोपोर्शन कितना है बेटा, 1:8 है। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, 1:8, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो कितना है, 1:8 है। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी भी सोर्स से हमारे पास वाटर आए, किसी भी सोर्स से, पॉन्ड से आ रहा है, ठीक है, रिवर से आ रहा है, लेक से आ रहा है, सी से आ रहा है, किसी भी सोर्स से वाटर आ रहा है, लेकिन उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा।
फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। और उसके अंदर हमारा जो रेशो होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, उसका रेशो क्या होगा, 1:8 होगा, 1:8 होगा। तो किसी भी सोर्स से वाटर आए तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा और उसका प्रोपोर्शन भी हमारे पास क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, 1:8 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और लगा लो, कुछ और ले लो हमारे पास। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई और चीज़ है, जैसे कोई और लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, CO2 है। ठीक है, CO2 है, तो C और O2 को मिला के क्या बना, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो C हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और O2 हमारे पास अगर देखा जाए तो O है, ठीक है, 2, इसका कितना हो जाएगा 32। तो इसको मिलाएंगे तो हमारे पास इसका जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 12 × 32 रेशो बनेगा। तो हमेशा इसका जो रेशो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमेशा जो इसका रेशो है हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, इतना ही रहेगा। और इसका जो रेशो है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। इन ए केमिकल सब्सटेंस के अंदर द एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको क्या कहना चाहता है, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो हमारे एलिमेंट होंगे उसके अंदर हमेशा ही हमारे पास वो क्या होंगे बेटा, डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर होंगे बाय मास। अगर बाय मास देखेंगे तो इनका मास देखेंगे तो इनका मास कितना होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, एक जैसा होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। तो ये हमारे पास किसी भी सोर्स से हमें मिले, लेकिन इनका जो रेशो है इतना ही रहेगा, इसका रेशो क्या रहेगा बेटा, इतना ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब जो उसके बीच में रेशो है बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज नोन एज ए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों आई, इसके पीछे रीज़न क्या था, सुनो ध्यान से। हमारे पास जो हमारे लॉ थे, कौन से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो लॉ जो थे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो साइंटिस्ट के सामने बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो लॉ जो थे अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। तो किस साइंटिस्ट ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो थे हमारे पास बेटा जॉन डाल्टन। ठीक है, जिन्होंने क्या दिया बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, और इसके अंदर उन्होंने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, जिसके अंदर क्या थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन किया था जॉन डाल्टन ने, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, अब जो डाल्टन जी थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था बेटा, मैटर के नेचर के ऊपर। ठीक है, पहले वो वर्क कर रहे थे कि मैटर का नेचर कैसा है, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। धीरे धीरे उनका जो फोकस गया वो किसके ऊपर गया, काफ़ी सारे फिलोसफर ने, जो इंडियन या ग्रीक फिलोसफर, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इसके ऊपर उनका ध्यान गया जॉन डाल्टन का। ठीक है, फिर जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर काफ़ी सारा फोकस किया, और उसके बाद ही हमारे पास उसने ये बताया कि जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं या मिक्सचर होते हैं, ठीक है, कोई भी हो, सभी जो हमारे पास सब्सटेंस हैं वो किससे मिलकर बने हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसका नाम क्या है, एटम है। ठीक है, तो सभी जो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, सभी जो जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे एलिमेंट हैं, कंपाउंड है, मिक्सचर है, एनीथिंग है, ठीक है, सभी चीज़ें किससे मिलकर बटी हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, दैट इज नोन एज ए एटम। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, अब देखो इन्होंने कुछ पोजुलेट दिए थे। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर वो पोजुलेट क्या थे उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हमें पता भी लग जाएगा कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं पोजुलेट जो दिए थे। फर्स्ट पोजुलेट क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, दैट टाइप ऑफ टिनी पार्टिकल इज नोन एज ए एटम्स। तो सबसे पहला यही पोजुलेट था कि सभी जो मैटर है हमारे पास बेटा वो एक टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और उसी टिनी पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम बेटा, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या था हमारे पास, एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल। ये मैंने आपको बता दिया था कि एटम जो है फर्दर डिविजिबल करते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा वो जो पार्टिकल है वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा, और उसी पार्टिकल का क्या बोलते हैं बेटा, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, विच कैन नॉट बी
क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एटम होता है ना तो वो बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे? मान लो कि हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कि ये HCl है, ठीक है, ठीक है। अब HCl है, H प्लस सी, जैसे Na प्लस Cl है मान लो, ठीक है, मैं लेता हूँ Na प्लस Cl, इन दोनों को रेक्ट करवा रहे हैं तो NaCl ही बनेगा, यही बनेगा। मैं कहूँ कि इसमें से मेरे को ऑक्सीजन मिल जाए, क्या ऑक्सीजन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बनेगा तो क्या, NaCl ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है, एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, ना तो वो किसी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक नए एटम हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे अलग से, जैसे मेरे को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन क्रिएट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ नई क्रिएट नहीं कर पाएगा और ना ही किसी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। वो सेम होगा जैसा जिन दो कंपाउंड को आपस में मिलाया है, ठीक है, उन्हीं दो कंपाउंड से एक नया सब्सटेंस हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो जो कि हमारे पास ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही वो क्या होगा बेटा, क्रिएटेड हो सकता है। ओके, थर्ड हमारे पास क्या है, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो एटम हमारे पास दिए गए एलिमेंट के होंगे, मान लो जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम जो होगा, मान लो हाइड्रोजन एटम होगा, इस हाइड्रोजन एटम का मास भी क्या होगा, सेम होगा। इस हाइड्रोजन एटम का मास भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मास 1 है तो इसका मास भी 1 होगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, तो सेम जो एलिमेंट है हमारे पास उनका सेम क्या होगा, मास होगा, और उनका सेम क्या होगी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो थर्ड क्या था कि हमारे पास दिएगा जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है तो सेम एलिमेंट की सेम मास हो सकता है और सेम उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारे पास बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फोर्थ पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ जो पोस्टुलेट है, सुनो ध्यान से, हमारे पास अगर मान लो कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट होंगे, ये हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट हो और ऑक्सीजन एलिमेंट हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका मास क्या है, 1 है, इसका मास क्या है आपको पता है कितना है, मैंने बताया था आपको, इसका मास कितना है, 12 है, यही था हमारे पास। तो इसके अंदर सुनो ध्यान से, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, तो डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, अलग होगी। तो हम कह सकते हैं मास भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और पीछे मैंने क्या बताया था, अगर दोनों एलिमेंट सेम हैं, एक ये भी हाइड्रोजन है और दूसरा भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो दोनों की मास भी क्या होगा, सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड कैसे बनता है, कि हमारे पास एटम जो है किसकी रेशियो में है, जैसे हमारे पास वाटर है तो वाटर किसकी फॉर्म में, कंपाउंड में, ठीक है। कैसे, दो एलिमेंट, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास और एक ऑक्सीजन है, इन दोनों को आपस में मिला दिया तो हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। तो हमारे पास अगर हमारे पास एलिमेंट को, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करवेंगे तो किसकी फॉर्म में होगा वो बेटा, कंपाउंड की फॉर्म में होगा, ठीक है। यही कहना चाहता है इसके अंदर। लास्ट है हमारे पास पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो भी नंबर होगा हमारे पास, ठीक है, और जिस तरह का भी वो एटम होगा उसका जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा गिवन कंपाउंड के अंदर। कैसे, मान लो कि हमारे पास जैसे कि है, जैसे ये Na है और ये है Cl, जब ये बना Na और Cl, जब ये बना Na प्लस Cl बना, या हमारे पास H2O है, ठीक है, जैसे मान लो कि H2 प्लस O आपस में मिल गए तो क्या बनाया इन्होंने, H2O बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया। तो मेनली आपने मान लेना है, ठीक है, NaCl बना, ये इससे ये बना, तो इस साइड हमारे पास Na कितना है, 1 है, इस साइड भी 1 होगा, साइड क्लोरीन कितना है, 1 है, तो इस साइड भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे दिए गए कंपाउंड के अंदर, ठीक है।
पहले रिएक्शन के और बाद में रिएक्शन के सेम होंगे, और उसके साथ क्या होगा, काइंड ऑफ एटम वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। काइंड ऑफ एटम मतलब यहाँ पे भी Na है तो यहाँ पे भी क्या होगा, Na होगा, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी क्या होगा, Cl होगा। यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन है, और इधर ऑक्सीजन है तो इधर भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो हमारे पास जो रिलेटिव नंबर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा दोनों तरफ, और साथ के साथ जिस तरह का वो एटम है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये कहना चाहता है इसके अंदर। तो ये थे हमारे पास बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।